कहानी के शुरू में सिटी के ऊपर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है और एक आदमी उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हकीकत नहीं होती क्योंकि हमारा हीरो जिसका नाम टेंदो होता है वो बैठा हुआ ज़ॉम्बीज़ की फिल्म देख रहा होता है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है ऑफिस में काम करने की वजह से, और वो सोच रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ का अटैक ऑफिस में काम करने से बहुत बेहतर है, और यही करते करते उसकी आंख लग जाती है। बात तकरीबन 3 साल पहले की है, जब टेंदो अपनी ग्रेजुएशन से फारिग होकर अपने ऑफिस के अंदर न्यू ज्वाइनिंग देता है। उसके प्रेसिडेंट उसको सबसे मिलवाते हैं और टेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो गोंजू अपने चीफ से भी मिलता है और उसके बाद उसकी अचानक से मुलाकात और तोरी के साथ होती है, जो कि एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज के अंदर उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उससे पूछ सकती है, और टेंदो को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और तोरी वहां से चली जाती है और काम करने के बाद ये सब कोलीग्स रात को बार के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जाके सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। टेंदो को तोरी भी नजर आती है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इरादा करता है कि अब वो बहुत मेहनत से काम करेगा और खुद को साबित करेगा तोरी से शादी करने के लिए। लेकिन अचानक से उसके सब कोलीग्स खड़े हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें ऑफिस में जाकर दोबारा से काम करना पड़ेगा ताकि उन लोगों को ज्यादा पैसे मिल सके ओवर टाइम के। टेंदो को भी उनके साथ जाना पड़ता है, लेकिन टेंदो को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। टेंदो ने इतना सारा काम कर लिया होता है कि वो 2 दिन तक अपने घर ही नहीं जा पाता, उसे ऑफिस में ही रहना पड़ता है। और जब वो 2 दिन के बाद अपने घर जाता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर टेंदो कुछ भी नहीं कर पाता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और सो जाता है। सुबह को जब उसकी अलार्म की वजह से आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसका और भी सोने को दिल कर रहा होता है, लेकिन उसे ऑफिस जाना होता है। लेकिन वो खुद को हौसला देता है और दोबारा से ऑफिस जाने के लिए अच्छे से तैयार होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऑफिस जाने के बाद भी ऑफिस का माहौल बिल्कुल भी नहीं बदला होता। वहाँ पे हर कोई स्ट्रेस्ड होता है, सबको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी हुई होती है। और इस बार तो टेंदो का चीफ गोंजू भी उसके ऊपर चिल्ला देता है और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करता है। लेकिन फिर भी टेंदो काम कर ही जा रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और तोरी उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें खाना भी खाना चाहिए, और वो उसे कुछ खाने के लिए देती है कि अचानक से पीछे से प्रेसिडेंट और तोरी को आवाज देते हैं और वो तोरी उनके ऑफिस के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे ये बात पता चलती है कि तोरी अपने प्रेसिडेंट की खेल है। टेंदो को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। इस ऑफिस में काम करते करते टेंदो को 3 साल हो जाते हैं और टेंदो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इस ऑफिस के अंदर क्यों काम कर रहा है, उसे ये काम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि टेंदो की जिंदगी देखते ही देखते ब्लैक एंड व्हाइट होती चली जा रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसकी जिंदगी किस सड़क पे चल रही है। कि एक सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने दरवाजे के ऊपर एक बिल नजर आता है, जो कि वो बिल्डिंग के मैनेजर को पे करने के लिए जब उसके कमरे के अंदर जाता है तो उसे अचानक से दरवाजा खुला मिलता है। जब वो अंदर जाता है तो उसका मैनेजर अपनी वाइफ को खा रहा होता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। टेंदो की आंखें कुछ कलर्स देख पा रही होती हैं, लेकिन अचानक से उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ का अटैक होता है और वो भागना शुरू कर देता है। और वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में मेरा ख्वाब सच हो गया, मेरी जिंदगी के अंदर अभी ऑफिस नाम की कोई चीज नहीं रही। और ऐसा लग रहा था जैसे टेंदो अपने कपड़ों के अंदर से बाहर निकल गया, उसके लिए दुनिया के अंदर सारे रंग वापस आ चुके होते हैं। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो नीले आसमान को देख पा रहा था, लोगों के स्किन कलर्स को देख पा रहा था, उसकी जिंदगी के अंदर सारे रंग वापस आ चुके होते हैं। अब वो एक जगह के ऊपर लेट कर सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में कितना कुछ था करने वाला, अब वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे पहले उसके वो तोरी के पास जाना होता है, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। वो साइकिल के ऊपर बैठ जाता है और फटाफट से तोरी के घर पहुंचता है। लेकिन उसके दरवाजे पे खड़ा होकर वो सोच रहा था कि आखिर वो तोरी से कहेगा क्या, वो वहाँ पे करने के लिए क्या आया। लेकिन दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने उसका नंगा बॉस होता है, जिसको देख के टेंदो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो भागकर उसको किक मार देता है और उसे विंडो के अंदर से बाहर फेंक देता है। अब उसका सामना तोरी के साथ होता है, जो कि देखने में तो बहुत सेक्सी लग रही होती है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लेकिन फिर भी टेंदो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और जैसे ही तोरी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है वो वहां से भागना शुरू कर देता है। अब टेंदो रात को एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो एक बुक पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी वो 100 ख्वाहिशें लिखना शुरू कर देता है, जो कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले पहले करना चाह रहा होता है। गोंजू टेंदो के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने काम नहीं किया होता। लेकिन अचानक से दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होते होते टेंदो की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका ख्वाब था और एक बहुत खूबसूरत सुबह उसका इंतजार कर रही होती है। अब टेंदो अपने अपार्टमेंट की सफाई करता है, जिसको करने के बाद उसको बहुत खुशी मिलती है क्योंकि अब उसने वो काम किया होता है जिससे उसको दिली खुशी मिलती है। अब इसके बाद वो बियर पीना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा था कि ये वाकई में जन्नत है, सारे शहर के अंदर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो रहा था। लेकिन टेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी जिंदगी सुकून से चल रही होती है। जब वो अपनी फ्रिज खोलता है बियर लेने के लिए तो बियर खत्म हो चुकी होती है। टेंदो को बहुत ज्यादा दुख होता है। टेंदो के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो बियर लेने के लिए नीचे जाएगा। वो नीचे जा रहा होता है कि उसका सामने एक कपल के साथ होता है जो कि नॉर्मल होते हैं, तो वो उनसे भी पूछता है कि अगर उनको कोई सामान मंगवाना तो वो मंगवा सकते हैं। वो लोग उसको सामान की एक लिस्ट देते हैं और टेंदो निकल पड़ता है कन्वीनियंस स्टोर की तरफ। जैसे ही वो स्टोर के अंदर पहुंचता है तो उसका सामने एक लड़की के साथ होता है जो कि कुछ सामान खरीद रही होती है। टेंदो उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही होती है, उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। वो लड़की जाने वाली होती है तो टेंदो उसको कहता है कि क्या हम लोग अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर सकते हैं। तो वो लड़की से कहती है कि जिस इंसान को ये ना पता हो कि उसके सर के ऊपर कितना ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूंगी। कि अचानक से उसका ऊपर ज़ॉम्बी से अटैक करने वाले होते हैं तो टेंदो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसको जोर से पीछे को पटक देती है और उसके ऊपर गिर जाती है और पीछे से एक ट्रक उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक सा होता है, लेकिन वो लड़की खामोशी के साथ उठती है और टेंदो को वहाँ पे अकेला छोड़कर निकल जाती है। टेंदो उसके पीछे जाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही निकल चुकी होती है। लेकिन टेंदो का साइकिल टूट चुका होता है, इसलिए उसे भी घर वापस जाना होता है। वो वहाँ से एक स्कूटर उठाता है और उसके ऊपर जाना शुरू कर देता है। रास्ते के अंदर उसको एक हैवा बाइक नजर आती है जिसके ऊपर वो
बैठ जाता है और तेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब घर पहुंचने के बाद वो उस कपल को उसका सामान देने के लिए जाता है, लेकिन उस कपल के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, यानी वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। अब तेंदो रात को बैठा हुआ बियर पी जा रहा होता है और अचानक से उसको ख्याल आता है कि उसको अपनी विश लिस्ट पूरी करनी चाहिए और वो अपनी विशेष लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते वो सोच रहा होता है कि उसको एक बार अपने फादर से भी मिलना चाहिए, जिनके साथ जाकर वो खेती बाड़ी करना चाह रहा होता है। इस विश के बाद भी तेंदो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को अपनी उस नोटबुक के ऊपर लिखता है कि अब अगर हम उस लड़की की बात करें जो कि तेंदो को स्टोर के अंदर मिली थी, तो उसका नाम शिजुका है। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लड़की है। वो अपने आप को किसी भी हाल में जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही होती है। वो मेडिसिन खा रही होती है, मल्टीविटामिन खा रही होती है और वो ज़ॉम्बीज़ को लेकर नॉलेज हासिल करने के लिए ज़ॉम्बीज़ वाले फिल्म्स भी देख रही होती है। उसने काफी सारी रिसर्च की होती है और अब वो कुछ सामान खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर पे जाती है, जहाँ पे जाकर उसको कुछ केक भी पसंद आता है, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी नहीं उठाती क्योंकि उसे काफी देर के लिए जिंदा रहना होता है कि अचानक से वहाँ पे तेंदो आ जाता है। लेकिन शिजुका को सब कुछ पहले से ही पता होता है क्योंकि उसके हाथ के अंदर जो फोन होता है उसके अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग्स को देख रही होती है। शिजुका को स्ट्रक के बारे में भी पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी वो तेंदो की जान बचाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वो घर पहुंचती है जहाँ पे जाके वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है और अपनी रिकॉर्डिंग्स भी देख रही होती है, जहाँ पे वो तेंदो को देखती है और वो सोचती है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा खुश और रिलैक्स कैसे हो सकता है इस तरह की कंडीशन के अंदर भी। वो अपने उस पिंक केक को लेकर थोड़ा सा दुखी होती है, लेकिन उसकी स्क्रीन के ऊपर एक टैब खुली होती है जिसके ऊपर उसने 100 विशेस लिखी होती हैं जिनको वो ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले पूरा करना चाह रही होती है। कि दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम शू होता है, वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आएगा और वो वहां से निकल जाता है और ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसको भी काट देते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तेंदो अपने घर के ऊपर होता है और वो सोच रहा था कि उसने अपनी बीयर्ड बड़ी करने का सोचा था और उसने बीयर्ड बड़ी कर ली, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है, इसलिए वो अपनी शेव कर लेता है। अब तेंदो इसके बाद सोच रहा था कि उसको जिंदगी के अंदर और क्या करना चाहिए। वो अपने फोन को भी चेक करता है और अपनी फारिग सी जिंदगी के अंदर कुछ करने की सोच रहा था कि अचानक से उसका ध्यान अपने फोन के अंदर सेव अपने एक दोस्त के नंबर के ऊपर जाता है जिसका नाम कैनिचीरो होता है। कैनिचीरो एक कमरे के अंदर बंद होता है ज़ॉम्बी से बचने के लिए और उस कमरे के अंदर एक लड़की भी होती है जो कि नंगी होती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और कैनिचीरो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि उसको अपनी इस परेशानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेंदो का ख्याल आता है और अचानक से उसको तेंदो की कॉल भी आ जाती है। तेंदो केंचो से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ पे हो। तो केंचो उसको बताता है कि वो एक ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए कमरे के अंदर लॉक्ड है। तो तेंदो उसको कहता है कि उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसको बचाने के लिए आ रहा है और तेंदो निकल पड़ता है उसको बचाने के लिए और वो रास्ते के अंदर सोच रहा होता है कि केंचो उसका कितना अच्छा दोस्त है। तेंदो जब भी केंचो से मिलता था तो केंचो बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था क्योंकि उसकी जॉब बहुत जबरदस्त थी, लेकिन तेंदो बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था और केंचो से कहा भी करता था कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन तेंदो ने उसकी कभी भी बात नहीं मानी और उनके दरमियान में एक बार फाइट हो गई थी इस बात को लेकर और उसके बाद से वो लोग आज तक कभी भी नहीं मिले थे। लेकिन अब तेंदो से मिलने वाला होता है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। केंचो भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन अचानक से एक हॉर्न की आवाज आती है और सबके सब ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। केंचो कमरे का दरवाजा खोलता है और वो बाहर निकल के चलना शुरू कर देता है। वो घबराया हुआ होता है कि अचानक से तेंदो उसको हाथ लगाता है तो वो डर जाता है। तेंदो से कहता है कि आई एम सॉरी। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस जिंदगी में कभी भी नहीं था, लेकिन अब उस जॉब को छोड़कर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अचानक से वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। वो लोग छत पे चले जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग दरवाजे को किसी तरह से ब्लॉक करके खड़े हुए होते हैं और अब वो लोग वहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कहाँ जाएं वो लोग। केंचो परेशान होता है कि वो लोग कहाँ पे जाएं, लेकिन तेंदो अचानक से बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है और वो केंचो से भी कह रहा था कि तुम्हें भी छलांग लगानी चाहिए, लेकिन केंचो से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। लेकिन तेंदो केंचो से कहता है कि क्या तुम भूल गए तुम्हारी गेंदें स्टील की हैं। तो केंचो से कहता है कि मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने शो ऑफ करता था, मैं अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था। तो तेंदो से कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब की सब बातें हैं, तुम्हें जंप करना चाहिए, पीछे से ज़ॉम्बीज़ भी आने वाले होते हैं। और केंचो तेंदो की बातों को ध्यान में रखते हुए छलांग लगा देता है और अपने कपड़े उतार देता है और अपनी तीसरी टांग को शो ऑफ कर रहा होता है। अचानक से वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तेंदो उसको हाथ पकड़ के बचा लेता है, लेकिन केंचो को थोड़ी सी रगड़ लग गई होती है। अब वो दोनों रात को दोनों साथ में बैठ जाते हैं, बियर पीना शुरू कर देते हैं और अब एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों नंगे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगली सुबह तेंदो अपनी ज़ॉम्बीज़ वाली वीडियो गेम खेल रहा होता है और केंचो उसके लिए खाना बना रहा होता है। वो खाना लेकर आता है और केंचो तेंदो का मजाक उड़ाता है कि उसने आज तक कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं किया, लेकिन तेंदो से कहता है कि वो आज किसी लड़की को डेट करके दिखाएगा। तो केंचो से कहता है कि वाकई में तुम इन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में किसी लड़की को ढूंढ पाओगे, और तेंदो पूरी उम्मीद होता है कि वो वाकई में ऐसा करके दिखाएगा। अब केंचो तेंदो की वो बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर उसने 100 विशेस लिखी होती हैं अपनी। केंचो भी उसके ऊपर अपनी एक विश लिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदो उसके साथ झगड़ता है। तो केंचो से कहता है कि चलो अब हम लोग बड़ी एलसीडी लेने के लिए यहाँ से चलते हैं। रास्ते में जाते हुए केंचो तेंदो को बताता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाह रहा था कि अब उन लोगों के सामने आगे पीछे और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तेंदो को एक रास्ता नजर आता है। केंचो से वहां से जाने के लिए मना भी करता है, लेकिन तेंदो एक हीरोइक एंट्री के साथ बेसमेंट के अंदर घुस जाता है जहाँ पे जाकर उनका सामना फिर से ज़ॉम्बीज़ के साथ होता है, लेकिन उन लोगों को एक शटर खुला हुआ नजर आता है जिसके अंदर वो लोग घुस जाते हैं और तेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब उनका सामना 3 हॉट लड़कियों के साथ होता है जो कि उनकी तरफ देख रही होती हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो वो लड़कियां कहती हैं कि हम लोग ड्रिंक करना चाह रही हैं, तो वो लोग साथ में बैठ जाते हैं और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और वो लोग बताती हैं कि वो लोग फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और वो दोनों ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। तेंदो भी सोच रहा होता है कि उसे मजीद आगे क्या करना चाहिए कि एक लड़की वहां से उठ के चली जाती है जो कि शराब लेने के लिए गई होती है। तेंदो यूकारी के पास आता है, वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। लेकिन
जब तेंदो केंचो को देखता है तो वो लड़की के साथ पोमा पामा कर रहा होता है और तेंदो की बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो शराब पीना शुरू कर देता है और लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। अब वो सब लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं और केंचो भी उन सबको खुश करना शुरू कर देता है। अब तेंदो की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम के अंदर होता है। युकारी उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। दूसरी तरफ एक लड़की के पास उनके साथ जो तीसरा आदमी होता है वो जाता है और वो उसकी टांग के अंदर अपने सर फंसा लेता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन रहा होता है। लड़की उसको दूर करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लड़की चीख मारती है और केंचो दूसरी लड़की को काम लगा रहा होता है, लेकिन अचानक से जब वो चीख सुनता है तो वो डर जाता है। वो कहता है कि हमें चेक करना चाहिए कि दूसरी तरफ तेंदो और वो लड़की बात करना शुरू कर चुके होते हैं। तेंदो को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि दूसरी तरफ केंचो अपनी बच्ची के साथ रिका वगैरह को चेक करने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रिका भी उसकी बच्ची के ऊपर अटैक कर देती है और वो सब लोग वहाँ पे ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। केंचो किस तरह से अपनी जान बचा लेता है कि दूसरी तरफ तेंदो और युकारी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और युकारी उसको अपनी जॉब के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि मुझे इस जॉब करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन ये जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोग जरा सी बात के ऊपर मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस जॉब को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तेंदो भी उसको अपनी जॉब के बारे में बताता है और वो बताता है वो कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल था। युकारी थोड़ा सा खुश हो रही होती है कि पीछे से अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो युकारी के ऊपर अटैक कर देता है। तेंदो उसको बचाता है लेकिन उसकी गर्दन के ऊपर उसकी बाइट का निशान आ चुका होता है और अब उनके पास कोई और चारा नहीं होता। लड़की अचानक से उसके गले लग जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे मेरी जॉब बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरती है और वो उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी एक दिन अपनी पसंदीदा जॉब जरूर मिल जाएगी। और तेंदो भी पूरी उम्मीद होता है और वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि मासूमियत से भरी हुई होती है और वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तेंदो वहां से निकल जाता है और वो केंचो के पास आता है जो कि बड़ी एलसीडी लेके खड़ा हुआ होता है। वो दोनों उस एलसीडी को लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब तेंदो अपनी पसंदीदा गेम बैठा खेल रहा होता है लेकिन वो खामोश होता है। अब वो अपनी विश लिस्ट को खोलता है और उस लड़की को याद करते हुए अपनी एक नई विश भी लिख देता है जो कि बचपन में ख्वाब याद करने के रिलेटेड होती है। अब रात को जब तेंदो सोता है तो उसको सुबह उठते साथ ही अपने बचपन का ख्वाब याद आ चुका होता है, यानी वो बचपन में सुपर हीरो बनना चाह रहा होता है। अब केंचो उठ के खाना बनाना शुरू कर देता है और वो अपने बालों को डाई कर लेता है इसके बाद, और वो तेंदो को बताता है कि वो हमेशा से अपने बालों को डाई करना चाहता था। तो तेंदो भी सोचता है कि सब लोग अपने अपने ख्वाब पूरे करें तो क्यों ना वो भी अपना ये ख्वाब पूरा करे सुपर हीरो बनने वाला। अब वो केंचो के साथ बैठ जाता है और वो उसे बताते हैं कि वो बचपन में सुपर हीरो बनना चाहता था और अभी भी वो इस ख्वाब को पूरा करना चाहता है। अब वो लोग बाइक पे निकल जाते हैं और वो लोग एक्वेरियम पहुंचते हैं जहाँ पे केंचो से कहता है कि शायद उसको उसके ख्वाब के रिलेटेड कुछ सामान मिल जाए वहां से। एक्वेरियम तकरीबन तबाह हो चुका होता है क्योंकि वहाँ के सब जानवर और लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, लेकिन तेंदो को उसके मतलब का सामान वहां से मिल जाता है कि दूसरी तरफ बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स लॉक्ड होते हैं और वहां पे सब लोग ज़ॉम्बी बनना स्टार्ट हो चुके होते हैं। एक लड़की भाग रही होती है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे भाग रहे होते हैं, वो अपनी जान बचा रही होती है। अचानक से वो जमीन के ऊपर गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक से पीछे से तेंदो आ जाता है और वो उसे बचा लेता है क्योंकि वो एक्वेरियम में वही सूट लेने के लिए गया हुआ होता है जो उसने पहना हुआ होता है। इस वक्त वो बाकी लोगों को भी सेव करता है और उन लोगों के अंदर शिजुका भी होती है जिसको देख के वो एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है, लेकिन वो शो ऑफ करने के चक्करों में ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन केंचो भी उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार कुछ देर के बाद तेंदो ज़ॉम्बीज को पानी के अंदर गिरा देता है और वो अब सेफ होते हैं और वो शिजुका के बारे में सोच रहा होता है। एक्वेरियम के अंदर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अब तेंदो अंदर जाता है और वो केंचो से मिलता है और वो शिजुका की तरफ देखते हुए केंचो से कहता है कि मैं इससे पहले भी एक बार मिल चुका हूँ। तो केंचो से कहता है कि जाओ जाकर फिर उससे बात करो। अब तेंदो शिजुका के पास आता है और वो उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिजुका को कुछ भी जैसे याद नहीं होता, लेकिन तेंदो उसे याद करवाता है कि वो लोग कन्वीनियंस स्टोर के अंदर मिले थे। अब शिजुका उसको इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह का कॉस्ट्यूम पहन के बेढंगे से कपड़े पहन के तुम हीरो बन जाओगे? हीरो कोई टाइटल नहीं है जो तुम अपने लिए चूज कर सकते हो। केंचो वहां पे आता है और वो उसे कहता है कि देखे मैडम, आप इस तरह से मेरे दोस्त की इंसल्ट नहीं कर सकती, लेकिन शिजुका खड़े खड़े उन दोनों को पसीनो पसीनी कर देती है, इतनी इंसल्ट करती है वो उन दोनों की। अचानक से उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो लोग चेक करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पे पानी निकल रहा होता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी सी शार्क भी आ जाती है। तेंदो और केंचो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो सब लोग भागना शुरू कर देते हैं। शिजुका भी उनके साथ होती है। उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शार्क इंसानों की तरह भाग कैसे रही है, तो शिजुका उनको बताती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है इसीलिए अब वो कुछ भी कर सकती है। अब उन लोगों का सामना कुछ ज़ॉम्बीज के साथ भी होता है कि शिजुका को एक लड़की आकर टकरा जाती है और वो लड़की थोड़ी सी घबराई होती है। शिजुका उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो लड़की उसको धक्का मार के कमरे के अंदर चली जाती है। जब केंचो लोग देखते हैं कि शिजुका अंदर नहीं है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन तेंदो भी वहां से अचानक से गायब हो जाता है। शिजुका के ऊपर वो शार्क अटैक करने वाली होती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है कि अचानक से तेंदो वहां पे पहुंच जाता है और वो उसे हीरो एंट्री के अंदर बचा लेता है और शिजुका हैरान बैठी रह जाती है। शिजुका तेंदो के ऊपर चिल्लाती भी है कि आखिर वो क्या करना चाह रहा है, तो तेंदो से कहता है कि वो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश करे। शिजुका से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम्हें पता भी मैं मरने वाली हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे बचा रहे हो। तो तेंदो से कहता है कि उसे सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शिजुका से पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, वो दोनों भाग रहे होते हैं लेकिन तेंदो के पास कोई प्लान नहीं होता। तो शिजुका से कहती है कि उसके पास एक प्लान है और केंचो भी उनको देख रहा था और केंचो सोचता है कि उसको उन दोनों को बचाना चाहिए। शिजुका तेंदो से कुछ वक्त लेके वहां से निकल जाती है और वो कुछ सोच रही होती है अपने प्लान के बारे में। तेंदो की भी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही थी और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि शिजुका वापस आएगी भी कि नहीं। वो शार्क उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है कि अचानक से केंचो शार्क का ध्यान डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देता है और केंचो को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी थोड़ी सी डल होती है कि अचानक से शिजुका भागकर आ रही होती है और वो उसकी तरफ कुछ बैटरीज को थ्रो करती है जिसको देख के तेंदो को बहुत अच्छा लगता है। तेंदो उन
बैटरीज के साथ एक मुक्का बना के उस शार्क के ऊपर अटैक करता है और वो शार्क जमीन के ऊपर गिर जाती है। टैंडो को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि आखिरकार उसने उस शार्क को खत्म कर दिया होता है और केंचो को भी बहुत अच्छा लगता है। अब केंचो और टैंडो चल रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिजुका भी उनके पीछे पीछे चल रही होती है, लेकिन वो उन दोनों की बेवकूफियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब वो दोनों उसको गुड बाय करके वहां से जाने वाले होते हैं, लेकिन शिजुका अपना नंबर टैंडो को दे देती है और टैंडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। केंचो और टैंडो एक महंगी घड़ियों की दुकान में घुस जाते हैं, जहाँ पे जाके वो लोग महंगी महंगी घड़ियों को ट्राई करना शुरू कर देते हैं और उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जैसे उनका कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। अब वो दोनों रात को साथ में होते हैं और केंचो टैंडो से कहता है कि हमारे फोन की बैटरीज अभी तो चार्ज है, लेकिन हम लोग दुनिया के रिलेटेड किसी भी न्यूज को अभी नहीं जान सकते और ना ही हमें ये पता चलेगा कि हमारे फोन की बैटरीज कब डेड हो गई। टैंडो भी इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है और वो सोचना शुरू कर देता है कि सुपर हीरोज को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें फार्मिंग करनी चाहिए या उन लोगों को खाने की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अचानक से वो आसमान की तरफ देखता है और वो केंचो से भी कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो और आसमान की तरफ देखो। उनके सामने सितारों से भरा हुआ आसमान होता है, जिसको देख के टैंडो को अपने बचपन की याद आ जाती है और वो केंचो को भी बताता है। तो केंचो से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होंगे। तो टैंडो से कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब हमें मेरे घर की तरफ निकल पड़ना चाहिए। अब सुबह को वो लोग उठ जाते हैं और अपने सामान को पैक करना शुरू कर देते हैं। अब टैंडो अपने घर को बड़ी प्यार भरी नजरों से देखता है और उसे सी ऑफ करके वहां से बाइक के ऊपर केंचो के साथ निकल पड़ता है। अब वो दोनों रास्ते के अंदर जा रहे थे तो टैंडो केंचो से कहता है कि हम लोगों को इतना ज्यादा सफर करना है, हम लोग बाइक के ऊपर तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी और चीज की जरूरत होगी। तो केंचो से पूछता है कि क्या तुम गन की बात कर रहे हो? टैंडो से कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं एक आरवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इन ज़ॉम्बीज़ के अटैक से हमें बचाएगी भी और वो बहुत ज्यादा सेफ भी होगी। अब वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आरवी का शोरूम होता है, लेकिन वहाँ पे शिजुका भी पहुंच जाती है। टैंडो शिजुका को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं। तो शिजुका उसको साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम जैसे बेवकूफों के साथ मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास एक ही जिंदगी है और मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकती। और वो चलना शुरू कर देती है। टैंडो का दिल टूट जाता है, लेकिन केंचो उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है और वो उसे मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन शिजुका उसे भी मना कर देती है। कि अचानक से टैंडो से उठ के कहता है कि तुम्हारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तुम कैसे चला सकती हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ चल सकती हो। वो शिजुका को फोर्स करते हैं और वो मान जाती है। अब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग आरवीज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग महंगी महंगी आरवीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिजुका को वो आरवी पसंद आती है जो कि कन्वीनियंट होती है उनके सफर के लिए। अब इस बात के ऊपर उन सबके दरमियान में बहस आना शुरू हो जाती है। शिजुका को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि अचानक से वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो लोग किसी भी आरवी के अंदर बैठ जाते हैं और बाहर निकल पड़ते हैं। आरवी के अंदर बैठे हुए शिजुका और टैंडो आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और वो लोग ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या इनको किसी वायरस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है या क्या वजह है इस सब की। तो शिजुका भी उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और वो दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि इस सब के बाद अब केंचो भी उनके साथ साथ होता है और वो कहता है कि हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। कि टैंडो से कहता है कि मुझे तो भूख लगी, मैं तो पहले किसी ट्रक शॉप के ऊपर रुककर खाना खाना चाहूंगा। कि अचानक से उनके सामने नुकीली पटरी आती है और उनके टायर्स पंचर हो जाते हैं। केंचो को बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कुछ ट्रक्स आके उनके पास रुकते हैं और वहां से काफी सारे लड़के भी बाहर निकलते हैं और उनके अंदर गोंजो भी होता है जो कि टैंडो का पुराना मैनेजर होता है, जिसको देख के टैंडो की हालत टाइट हो जाती है। वो कोई भी बात नहीं कह पा रहा होता गोंजो से। गोंजो टैंडो को बताता है कि पास ही उसकी एक ट्रक शॉप है जहाँ पे आके वो अपने दोस्त का इलाज करवा सकता है और वहाँ पे बहुत सारा खाना भी है। टैंडो के पास और कोई रास्ता नहीं होता गोंजो की बात मानने के अलावा। वो खामोश होता है क्योंकि वो गोंजो के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और वो उसकी बात मान जाता है। उसको मना करने की कोशिश भी करती है, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, इसीलिए टैंडो मान जाता है। अब वो लोग उसके साथ पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाके शिजुका केंचो की पट्टियां करनी शुरू कर देती है और टैंडो को गोंजो कहता है कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। और टैंडो इधर उधर देखता है तो वो लोगों को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि लोग इस तरह पागलों की तरह काम करें, लेकिन वो अपनी बुक को देख कहता है कि मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 दिन के लिए हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपनी जिंदगी को दोबारा से वैसे एंजॉय कर पाऊंगा जैसे मैं कर रहा था। अब वो काम करते करते बियर्स को देखते तो वो कहता है कि मुझे सबको बियर्स पिलानी चाहिए, वो सब लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे गोंजो आता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इन नौकरों के लिए ये चीजें नहीं है पीने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं। टैंडो को उसकी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था और वो अभी भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था कि अचानक से गोंजो के पीछे से चेले आ जाते हैं, जिनको देख के गोंजो अपना इरादा बदल देता है और उन सबके सामने स्वीट बनने के चक्कर में कहता है कि मैंने ही टैंडो से कहा था कि इन बियर्स को ठंडा कर दो ताकि हम सब लोग पी सके और एंजॉय कर सकें। सब लोग उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन टैंडो का दिमाग खराब हो चुका होता है। जैसे उसके चेले वहां से जाते हैं तो गोंजो टैंडो से कहता है कि देखो यहाँ पे सबके सब मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। उसने ज़ॉम्बीज़ को भी काम पे लगाया हुआ होता है। वो टैंडो से भी यही कहता है कि तुम भी किसी मशीन से कम नहीं हो और वो उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करता है और टैंडो का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ केंचो ये सोच रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और शिजुका सोच रही होती है अपने फादर के बारे में कि उसके फादर भी उसके ऊपर हमेशा ऑर्डर ही चलाया करते थे, वो कभी भी उसकी बात को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया करते थे। कि दूसरी तरफ गोंजो अपने चेलों के साथ बैठा हुआ एंजॉय कर रहा होता है और टैंडो पागलों की तरह काम कर रहा होता है। शिजुका सोचती है कि जब वो बहुत छोटी हुआ करती थी तो उसके फादर उसके ऊपर बहुत ज्यादा हुक्म चलाया करते थे, वो उसको वो बातें कहा करते थे जो सिर्फ और सिर्फ वो उससे करवाना चाहते थे। कभी भी शिजुका क्या चाहती है इस बात से उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक कुत्ता भी रखना चाहती थी, लेकिन उसके फादर ने उसको उस बात पर भी मना कर दिया। अब गोंजो और उसके चेले सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं और टैंडो उन सबको सर्व कर रहा होता है। टैंडो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और गोंजो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी कर रहा होता है। गोंजो को एक बूढ़ी लेडी जब बियर सर्व करती है तो वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लूंगा, बल्कि वो शिजुका को आवाज देता है और शिजुका उसको सर्व भी कर देती है बियर। अब वो शिजुका से भी कहता है कि तुम्हें भी बियर पीनी पड़ेगी और शिजुका ये सोचती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो बियर भी पी लेती है और वो सोचती है कि बचपन से उसको हमेशा यही सिखाया गया है कि अपनी जरूरत के मुताबिक इंसान को ढल जाना चाहिए। अब गोंजो टैंडो की बहुत
ज्यादा फिर से इंसल्ट करता है बियर फेंककर। वो कहता है कि तुम क्या हो, फजूल कचरे के ढक्कन हो तुम। और शिजुका सोच रही होती है कि उसने अपने फादर के खिलाफ जाकर एक बार कुत्ते को अपने पास रख भी लिया था। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी, वो किताबों में भी उसके बारे में पढ़ा करती थी। लेकिन एक सुबह जब उठती है तो उसके डैड ने उस कुत्ते को वहां से भिगवा दिया होता है और वो उसको भी कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें भी इस कुत्ते की तरह कहीं भिगवा दूंगा। और अब शिजुका के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो सारी जिंदगी अपने फादर की मानते मानते बड़ी हो जाती है। कि दूसरी तरफ गोंजो फिर से तेंदो की इंसल्ट कर रहा होता है, लेकिन इंसल्ट करते करते वो तेंदो से बहुत प्यार से बात करना शुरू कर देता है। वो तेंदो से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा चीफ हूं ना, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम मेरे पास रहो कि तुम बहुत मेहनती हो। और वो तेंदो का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं और तेंदो का ब्रेन वॉश तकरीबन हो चुका होता है। लेकिन फिर भी शिजुका सोच रही होती है कि उसके फादर ने भी उसका बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। वो अपनी आरवी के अंदर बैठी हुई होती है कि अचानक से उससे तेंदो का बैग नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर से उसको तेंदो की नोटबुक मिलती है। वो उसको देखती है, पढ़ना शुरू कर देती है और उसके ऊपर एक विश भी लिख देती है। अब अगले दिन उन लोगों के जाने का दिन होता है। शिजुका गोंजो से कहती है कि अब हमारे वादे के मुताबिक हमें यहाँ से जाना है। केंचो को भी जाना होता है, लेकिन तेंदो का दिमाग क्योंकि वो पहले ही वॉश कर चुका होता है, इसीलिए तेंदो कहता है कि मैं तो यहाँ पे रुकूंगा, अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उसकी बॉडी में तो जैसे कोई जान ही नहीं होती। शिजुका उसके ऊपर से मुंह मोड़ के जाने वाली होती है, लेकिन फिर भी केंचो के समझाने पर शिजुका उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और वो तेंदो से कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे सबसे मुख्तलिफ लगे थे, लेकिन तुम भी लोगों की तरह रोबोटिक जिंदगी जीने में यकीन रखते हो। वो उसको उसकी डायरी भी दिखाती है और वो उसे कहती है कि देखो ये तुम्हारे खाते, तुम्हें इन्हें पूरा करना था। वो उसके अंदर दोबारा से एक चिंगारी जगा देती है। गोंजो फिर से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदो अचानक से जाग जाता है और वो अपनी डायरी को बचा लेता है और वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। वो हर बात के ऊपर सॉरी करता रहता है और गोंजो को गुस्सा आता रहता है, लेकिन अब तेंदो फुल्ली श्योर होता है वहां से जाने के लिए। गोंजो को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अचानक से वहां पे एक डिलीवरी का ट्रक आता है, जिसके अंदर से जब उस ट्रक को खोला जाता है तो एक ज़ॉम्बी निकल आता है और वहां पे ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। सब लोग परेशान होकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और ट्रक्स की छतों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तेंदो भी चढ़ा हुआ होता है, लेकिन गोंजो भाग रहा होता है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे होते हैं। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि तेंदो को अचानक से एक प्लान आता है और वो बाकी सबसे भी मदद के लिए पूछता है और वो सब लोग मान जाते हैं। अब तेंदो एक ट्रक के अंदर जाता है, गोंजो के ऊपर अटैक होने वाला होता है, लेकिन वो उसको बचा लेता है। बाकी ट्रक ड्राइवर्स भी अपने ट्रक्स को जोड़ लेते हैं और ज़ॉम्बीज को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। अब तेंदो के हाथ के अंदर एक पटाखा होता है और वो गोंजो को लेके ट्रक्स के ऊपर से छलांग लगा देता है और वहां पे एक धमाका होता है और सब के सब ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। सब लोग तेंदो की इस बात की बात बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इवन कि गोंजो के लोग भी गोंजो के ऊपर चिल्ला देते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें तो तेंदो ही पसंद है, तेंदो बहुत अच्छा इंसान है, तुम बिल्कुल नहीं अच्छे इंसान। और वो गोंजो को छोड़ जाते हैं वहां से। गोंजो वहां पे बैठा चिल्लाता ही रह जाता है और रोता रह जाता है। तेंदो और शिजुका आरवी के अंदर होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तेंदो जॉब ढूंढने के बारे में बात कर रहा होता है और शिजुका से कहती है कि तुम्हें आखिर क्या जल्दी है। वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है तो वो दोनों बहुत मजे मजे की बातें करते हैं। वो लोग एक तालाब के अंदर अपना योगा करते हैं, जो कि तेंदो की एक विश होती है और वो उसकी विश पूरी हो जाती है। और तेंदो आरवी के अंदर बैठा हुआ शिजुका से कह रहा होता है कि मेरी विशेष इतनी जल्दी जल्दी पूरी हो रही है कि मुझे लगता है कि हमारी 100 विशेष बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। कि अचानक से वो लोग एक सर्वाइवल को देखते हैं। तेंदो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना सूट पहनना शुरू कर देता है उसको बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी आर्मी में से बाहर जाता है तो वो देखता है कि उस ट्रक में से एक समुराई सा बाहर निकलता है और वो सबके सब ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। अब जैसे ही वो समुराई अपने मुंह के ऊपर से मास्क उतारता है तो वो एक लड़की होती है जो कि उनको अपना नाम बताती है, जो कि उसका नाम बेट्रिक्स होता है। केंचो तो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि वो एक जर्मन लड़की होती है और वो उनको अब बताना शुरू कर देती है कि वो वहां पे कैसे पहुंची। उसे जापान हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद था और वो उनको बताती है अपनी जर्नी के बारे में, जिसको सुन के शिजुका और केंचो हैरान रह जाते हैं कि ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सुशी खाने के लिए इतनी दूर तक आई हुई है। और वो तेंदो को कहती है कि मैं सुशी को खाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से मछलियां ट्रांसफर कर रही थी ताकि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चाहे उतनी सुशी खा सकूं। मुझे एक रेस्टोरेंट में जाना है। तो तेंदो से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा सुशी खाने के अंदर। और शिजुका और केंचो की तो चीखें निकल जाती हैं कि आखिर ये दोनों कितने बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन खैर अब इस सब के बाद वो लोग साथ चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिनको देख उन सबकी हवा टाइट हो जाती है। लेकिन बेट्रिक्स और तेंदो पर उम्मीद होती है कि वो लोग इन सब ज़ॉम्बीज को खत्म कर देंगे, लेकिन उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता। लेकिन शिजुका जो कि एक मास्टर की तरह बिहेव कर रही होती है, वो कहती है कि उसके पास एक प्लान है। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग सबके सब ज़ॉम्बीज को एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, उनके ऊपर शराब की बोतलें मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग उन्हें आग लगाने की कोशिश करते हैं तो माचिस की डब्बी से आग ही नहीं लग रही होती। बेट्रिक्स बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। वो कहती है कि शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं कि मैं सुशी खाऊं। लेकिन तेंदो से कहता है कि अगर हम लोग जिंदगी के अंदर एक सुशी नहीं खा सकते तो हम लोगों को ज़ॉम्बी बन के मर जाना चाहिए। इसीलिए वो अपना मास्क पहन के नीचे चला जाता है और उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। बेट्रिक्स भी आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। वो लोग ज़ॉम्बीज को बहुत अच्छे तरीके से मार रहे होते हैं कि अचानक से वो लोग ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि एक तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक ड्रोन अपने पीछे लेके जा रहा होता है, जो कि बेट्रिक्स को याद आता है शिजुका ने खरीदा होता है टॉय शॉप से। अब सारे के सारे ज़ॉम्बीज पेट्रोल पंप के ऊपर इकट्ठे हो रहे होते हैं और शिजुका के ऑर्डर के ऊपर केंचो उन सबको आग लगा देता है और वो सबके सब ज़ॉम्बीज वहाँ पे खत्म हो जाते हैं और सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो सब लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाकर उन लोगों ने सुशी खानी होती है। वो लोग सुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वहाँ का शेफ भी उनको कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा तुम लोगों को खाना देके मुझे लग रहा है। शेफ मजीद ये कहता है कि मेरे पास बहुत सारी बियर भी है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग उसे पी
सकते हो क्योंकि अब और कोई कस्टमर तो आने वाला है नहीं, इसीलिए वो लोग अपनी रात को बहुत मजे से एंजॉय करते हैं। और अब वो लोग अपनी आरवी के अंदर जा रहे होते हैं और उन सबको बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ होता है। सब लोग नहाने की ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि वो लोग अब एक स्टीम बाथ के ऊपर रुकते हैं जहाँ पे जाकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग अपने कपड़े बदल लेते हैं और उस स्टीम बाथ के अंदर जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन बेट्रिक्स उनको बताती है कि उसने यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कितना कुछ पढ़ा हुआ है। इतना तो तेंदो लोगों को भी नहीं पता होता जितना बेट्रिक्स को पता होता है वहाँ के बारे में। कैंचो और बेट्रिक्स बातें करना शुरू कर देते हैं कि तेंदो शिजुका से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि ये तो एक डेट पॉइंट है और तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ आना पड़ा, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। लेकिन शिजुका को उसकी इस बातों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी। कि अब वो दोनों लड़के अपने बात के अंदर चले जाते हैं और कपड़े उतार के डुबकी लगा देते हैं। शिजुका भी वहाँ पे होती है। शिजुका बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो वुमेन साइड पे जाके नहा सकती है, वो भी अकेली। लेकिन बेट्रिक्स वहाँ पे आती है और वो बताती है कि लड़कियों वाली साइड के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पे नहीं नहा सकती। कि अचानक से लड़कों का मूड खराब हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पे अंदर आ सकती हो। शिजुका बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन बेट्रिक्स उनको फिर से हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू कर देती है कि पहले मर्द और औरतें साथ में ही नहाया करती थी, इसीलिए बेट्रिक्स अपने कपड़े उतार देती है और वो कहती है कि मैं तो बात लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और दोनों आदमियों की आंखों के अंदर तो चमक आ जाती है कि अचानक से पानी के अंदर से ज़ॉम्बीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं और उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। वो लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसके ऊपर जाकर उन लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो सब लोग रोना शुरू कर देते हैं और रोते रोते वो लोग सो जाते हैं। रात को तेंदो की आंख खुलती है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है। वो जंगल के अंदर चलना शुरू कर देता है कि अचानक से उसको एक झरना नजर आता है जो कि गर्म पानी का होता है। वो उसके अंदर डुबकी लगा देता है और अचानक से वो शिजुका के अंदर टकराता है और शिजुका भी उसी के अंदर होती है। वो दोनों एक दूसरे को देख घबरा जाते हैं, लेकिन तेंदो शिजुका को बताता है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अब वो दोनों एक छोटे से पहाड़ के दोनों जाने बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। तेंदो शिजुका से उसकी मोहब्बत के बारे में, ओपिनियन के बारे में पूछ रहा होता है और वो उसको बताती है कि उसके फादर ने कभी भी उसको प्यार करना अलाउ नहीं किया, वो हमेशा से उसके ऊपर चिल्लाया करते थे। और शिजुका उसको कहती है कि आज इतनी बातें उसने तेंदो के साथ कर ली हैं, वो कभी भी किसी के साथ शायद कभी भी ना कर पाए और वो हमेशा किसी ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत करना चाहती है जिसके साथ वो इतना ओपन होकर बात कर सके। तेंदो को गलत ख्याल आता है, लेकिन शिजुका उसको कहती है कि तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कि अचानक से वहाँ पे कैंचो और बेट्रिक्स भी आ जाते हैं और वो दोनों को देखे कहते हैं कि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला, तुम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हो। और वो दोनों अपने कपड़े उतार कर उसके अंदर छलांगे लगा देते हैं और इस तरह से तेंदो की एक और ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। तेंदो जब अपने फादर के साथ बात करता है शहर जाने के बारे में तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि आखिर वो शहर क्यों जाना चाहता है इस तरह की घटिया सी जॉब के लिए। वो तेंदो से कहते हैं कि अगर तुम ख्वाब देखना नहीं शुरू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। अब तेंदो आरवी चला रहा होता है और बेट्रिक्स उससे कहती है कि वो उम्मीद करती है कि उसके पेरेंट्स सही सलामत होंगे और शिजुका से पूछती है कि वो तो काफी देर के बाद अपने घर जा रहा है तो वो थोड़ा सा नर्वस तो होगा। और तेंदो वाकई में नर्वस होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके फादर शायद उसकी इंसल्ट करेंगे, लेकिन कैंचो सोच रहा था कि वो उसके फादर को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने आप को। कि अचानक से वो लोग ब्रेक लगाते हैं क्योंकि सामने से रास्ता ब्लॉक होता है। वो लोग निकल के देखते हैं तो टनल के अंदर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ कैद किए हुए होते हैं। तेंदो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कहीं उसके पेरेंट्स भी ज़ॉम्बीज़ ना बन चुके हों, लेकिन शिजुका कहती है कि हम लोगों को इस टनल को पार करना होगा किसी भी तरीके से, इसलिए वो अपना सामान बांध देती है और वो कहती है कि हम लोग पहाड़ के ऊपर से जाएंगे जंगलों में से होते हुए। अब वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। तेंदो थोड़ा सा परेशान होता है तो शिजुका से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो टनल बंद था, हो सकता है कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे कैद किया और सारे लोग सही सलामत हों। कि अचानक से एक आदमी भाग के आ रहा होता है और उसके पीछे एक बॉय भी होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है, लेकिन बेट्रिक्स उसके ऊपर अटैक करती है और उसको खत्म कर देती है। अब वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम मासारू होता है वो उनको लेकर चलना शुरू कर देता है और वो उनको बताता है कि वो जंगल के अंदर रह रहा है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका है। और वो उनको एक ट्री हाउस भी दिखाता है जो कि वो खुद बना रहा था, जिसको देख के तेंदो की आंखें खुशियों के साथ भर जाती हैं। लेकिन शिजुका को बहुत अजीब लग रहा था और वो तेंदो की तरफ गुस्से से देख रही होती है, लेकिन तेंदो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि एक ट्री हाउस बनाना तेंदो की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश होती है। इसीलिए तेंदो अंकल से पूछता है कि क्या वो उनके साथ ट्री हाउस बना सकता है, तो अंकल उसे कहते हैं कि हाँ जरूर। अब तेंदो और कैंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तेंदो उनको बताना शुरू करता है कि ट्री हाउस पे रहना कितना अच्छा लगता है, ट्री हाउस किसी के ख्वाबों का घर की तरह हो सकता है। अब अंकल तेंदो को बताना शुरू कर देते हैं कि ट्री हाउस कैसे बनाया जाता है। वो उनको बहुत सीक्रेट बातें बताते हैं जो कि तेंदो को बिल्कुल नहीं पता होती, जिनको जान के तेंदो को बहुत अच्छा लगता है। तेंदो काम कर रहा था और वो अंकल की बातों के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि अंकल ने जितनी बातें उसे बता दी हैं शायद वो आज तक कभी ना जान पाता, लेकिन जिंदगी ने उसको ये मौका दिया कि वो एक अक्लमंद इंसान के साथ काम कर सके और उनसे उनकी जिंदगी की नसीहतों के बारे में जान सके। वो काम कर ही रहा था कि अचानक से अंकल आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि आखिर उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी वाइफ कहाँ है। तो वो उनको बताता है कि अंकल का एक बेटा था और एक वाइफ थी, लेकिन उनकी वाइफ ने उनके बेटे को खा लिया, इसीलिए उन दोनों को मारना पड़ा अंकल को अपने हाथों से। अंकल बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तेंदो उनके पास आता है और उनकी आंसुओं से भरी हुई आंखों के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेंदो का चेहरा होता है जो कि ये कह रहा होता है कि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ ये ट्री हाउस बनाऊंगा। अब वो सब लोग साथ में मिलकर ट्री हाउस बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो ट्री हाउस बनता है तो वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहते हैं, लेकिन अब तेंदो को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना होता है क्योंकि वो उनसे मिलना चाह रहा होता है, उनको थैंक यू करना चाह रहा होता है उनकी जिंदगी की एफर्ट्स के लिए। शिजुका उससे पूछती भी है कि क्या वो वहाँ पे रात नहीं रुकेगा, तो तेंदो से कहता है कि नहीं, उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। अब वो लोग एक पहाड़ को सर कर रहे थे जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कैंचो की तो हवा टाइट हो चुकी होती है, लेकिन तेंदो बड़े मजे से गुजर रहा होता है। आखिरकार उन लोगों के सामने जापान का सबसे खूबसूरत गाँव होता है जिसको देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चलते चलते वो लोग गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाकर उन लोगों को नजर आता है कि गाँव तो बहुत ज्यादा टूटा फूटा हुआ होता है। तेंदो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो सामने
अंकल नंगे होकर डांस कर रहे होते हैं, जिनको देख के वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तेंदो आवाज देता है तो वहाँ पे सब लोग तेंदो के पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर देते हैं और तेंदो जब अपने पेरेंट्स को देता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, वो रोना शुरू कर देता है और उनको थैंक यू करना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि आप लोगों ने मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके फादर आगे बढ़ते हैं और उसके सर के ऊपर एक जोर का मुक्का मारते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम इतनी दूर इतने खतरे के अंदर की सब बकवास करने के लिए आए हो। और वो तेंदो के दोस्तों से भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का सफर बहुत अच्छा रहा होगा, आप लोग आराम कर सकते हैं। और वो वहाँ से खेतों के अंदर काम करने के लिए चले जाते हैं। अब तेंदो की मदर सबके लिए खाना बनाती है जो कि बहुत मजे का होता है और सबको बहुत पसंद आता है। शिजुका तेंदो की मदर के साथ बातें कर रही होती है तो उसकी मदर उसको बताती है कि हमारे लिए यहाँ पे इस तरह से रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारा गाँव अक्सर ही बंद होता है और हम लोग यहाँ पे सिर्फ खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते हैं। शिजुका को ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो लोग उस गाँव को देखने के लिए बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तेंदो अपने आप को एक्टिव करता है और वो कहता है कि वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को रीपे करने के लिए आया है, इसीलिए वो अपनी मदर की हर काम के अंदर मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी मदर से कहती है कि वो सफर से थका हुआ है, इसलिए उसको आराम कर लेना चाहिए। वो बैठा हुआ सोच रहा होता है कि अचानक उसके फादर आते हैं और वो तेंदो से कहते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम खेतों में जाके काम कर सकते हैं। वो खेतों में अपने फादर के साथ काम करना शुरू कर देता है और उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनकी कमर का दर्द ठीक हो गया है। तो उसके फादर उसको बताते हैं कि नहीं, अभी भी उनकी कमर के अंदर पहले की तरह ही दर्द है। अब तेंदो अपना मुंह होता है और वो सोच रहा था कि वो बिल्कुल भी उस तरह से रीपे नहीं कर पा रहा अपने पेरेंट्स को जिस तरह से उसने सोचा होता है। कि अपने फादर के पास वो जा रहा था तो उसके फादर के मुंह से खून आ रहा था और वो किसी बात को लेकर परेशान होते हैं। अब वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं कि उनके पास एक अजीब सा इंसान गुजरता है जिसको देख के तेंदो को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन तेंदो उसको इग्नोर कर देता है। अब वो लोग उस टनल के पास आते हैं जिसके पास ज़ॉम्बीज होते हैं और वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग वाकई में सब करने वाले होते हैं। कांता की जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी चल रही होती है, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही होती, इसीलिए वो एक दिन जा रहा था सिगरेटें लेने के लिए गए। अचानक से वो एक तंग सी गली के अंदर एक ज़ॉम्बी को देखता है और वो जब भाग के बाहर निकलता है तो सारी की सारी दुनिया तबाही का शिकार हो चुकी होती है। उसी के सब देख के बहुत अच्छा लगता है, उसके चेहरे के ऊपर एक शैतानी हंसी होती है। वो एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर सिगरेट्स ले रहा होता है कि अचानक से उसको 3 लोग मिलते हैं जो कि उसकी तरह से जिंदगी से मायूस होते हैं और वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं 100 विशेस की, जो कि वो लोग ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाह रहे होते हैं, यानी दुनिया को मजीद तबाह करना चाह रहे होते हैं। और अब वो लोग उन ज़ॉम्बीज को आजाद करने जा रहे होते हैं। तेंदो एक लड़की से बैठा हुआ अपने बाल बनवा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश होता था जब वो अपने बालों को देखता था, क्योंकि ये उसकी एक विश होती है कि वो अपने बाल किसी सुपर हीरो की तरह बनवाए। अब वो उन लड़कियों के साथ बैठ जाता है और उनके साथ बातें करना शुरू कर देता है। उसकी मदर भी उनके पास ही होती है। वो लड़कियां एक करके बताना शुरू कर देती है कि कोई हेयर स्टाइलिस्ट थी, कोई स्कूल में पढ़ाती थी और एक लड़की जिसका नाम नागिसा होता है वो उसको बताती है कि वो फिल्म की शूटिंग वगैरह में काम किया करती थी, यानी वो उनका मेकअप किया करती थी। जब वो उसे फिल्म दिखाती है तो तेंदो से कहता है कि हाँ मैंने ये फिल्म देखी है, ये तो ज़ॉम्बीज के रिलेटेड थी। तो वो लड़कियों से बताती है कि हाँ ये कितना ही बुरा हो सकता है कि कोई ज़ॉम्बीज की फिल्म को रिकॉर्ड कर रहा और अचानक से वहाँ पे ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाए। वो लड़की रो रही होती है, लेकिन जो लड़की स्कूल पढ़ाया करती थी वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पे हैं जहाँ पे हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम शहर में रह के नहीं कर पा रहे थे। कि तेंदो लोगों के साथ बातें करना शुरू कर देती है कि दूसरी तरफ शिजुका जो कि आग जला रही होती है और उसके पास आंटी तोमई आती है। वो उससे पूछती है कि लड़की तुम क्या कर रही हो, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही तो तुम इसे छोड़ सकती हो क्योंकि तुम तो हमेशा से शहर में रही हो। लेकिन शिजुका उनको बताती है कि मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि जब इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह नहीं थी तो लोग किस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे, मुझे तो ये सब जानने में बहुत दिलचस्पी है। तो आंटी कहती है मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। कि अचानक से वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसको आंटी पकड़ के बाहर फेंक देती है। शिजुका डरी हुई होती है। वो आंटी बताती है कि ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं जब से इनकी वाइफ की डेथ हो गई हुई है। भी वो दोनों ये बातें कर ही रही होती है कि आदमी आता है जिसके हाथ के ऊपर चोट लगी हुई होती है। वो तोमे से कुछ बांधने के लिए मांग रहा था, लेकिन शिजुका उनसे कहती है कि आपको इसके ऊपर कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना हाथ अपने दिल की सतह से थोड़ा सा ऊपर कर लेना चाहिए तो खून रुक जाएगा। जब वो ऐसा करते तो उनको वाकई में अच्छा लगता है। सब लोगों को लगता है कि वो एक डॉक्टर है और लोग एक के बाद एक उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। शिजुका घबरा जाती है कि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ इसलिए इनकी मदद कर दी थी क्योंकि उसको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। लेकिन लोग एक डॉक्टर का सुन के पागल हो जाते हैं और उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैंचो को एक अंकल एक जगह दिखा रहे होते हैं जहाँ पर उन लोगों ने अपनी सारी की सारी फीसेस वगैरह को इकट्ठा किया होता है ताकि वो खेतों के अंदर फर्टिलाइजर के तौर पे काम में आ सके। लेकिन कैंचो को उनका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उससे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। कि अचानक से उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जिसका नाम अंजू होता है। तो अंकल उसे बताते हैं कि इसने अपनी पेरेंट्स को गवा दिया और इसके पास सिर्फ और सिर्फ इसका एक कुत्ता है जिसके साथ ये अब रहती है और ये आज तक कभी भी नहीं हंसी। तो कैंचो उसके पास आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि वो हमेशा से कॉमेडियन बनना चाहता था और वो उसे हंसाना चाहता है। वो लड़की के साथ बातें कर रहा होता है कि अचानक से लड़की हंस पड़ती है। तो वो उसे कहता है कि मेरा नाम कैंचो है, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम अंजू है और वो कैंचो के साथ हाथ भी मिला लेती है। कि दूसरी तरफ बेट्रिक्स को एक आंटी गाँव की सिक्योरिटी के बारे में और वहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रही होती है कि वो किस तरह से पानी के चक्कर से अपने गाँव के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वजह से उन लोगों ने एक फेंस बनाई हुई है अपने गाँव के इर्द गिर्द जिसके अंदर कोई भी जंगली जानवर और ज़ॉम्बी नहीं आ सकता। उसे थोड़ा सा झटका लगता है और वो सब मजीद ये बताती हैं कि यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं जिनकी वजह से हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम कभी भी इनको हाथ ना लगाना। और बेट्रिक्स बात को समझ जाती है। दूसरी तरफ वो टीचर तेंदो से बात कर रही होती है और वो उसे कहती हैं कि गाँव बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और उन लोगों को दूसरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात सबसे अच्छी है। अब तेंदो
तेंदो फसलों के अंदर काम कर रहा था कि केंचो उसके पास आता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वहां से कैंता गुजरता है तो उन लोगों की नजर उसके ऊपर जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खामोशी से वहां से गुजर जाता है। तो तेंदो केंचो से पूछता है कि आखिर ये कौन था। तो केंचो से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, हमारे साथ के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करता था। और कैंता उनके बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि ये दोनों मुझे हमेशा से नापसंद थे। और उसके चेहरे के ऊपर एक शैतानी सी हंसी आती है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक खुराफाती प्लान होता है। अब रात को तेंदो के फादर बैठे हुए होते हैं तो तेंदो उनके पास चला जाता है। वो कहता है कि क्या हम लोग साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। तो उसके फादर उसको अपने साथ बिठा लेते हैं। तेंदो अपने फादर की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं पहले से। और वो उनसे कहने की भी कोशिश करता है कि मुझे यहाँ से शहर नहीं जाना चाहिए था, मुझे हमेशा यहीं पे रहना चाहिए था। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि आखिर इस छोटे से गांव के अंदर रह के तुम क्या ही कर सकते थे, तुमने जो भी किया तुमने बेहतर किया। जरा आसमान की तरफ देखो, ये दुनिया कितनी छोटी है अगर हम लोग इसे स्पेस से देखें। तो तेंदो अपने फादर से पूछता है कि आप क्या बनना चाहते थे बचपन से। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को ये दुनिया छोटी लगना शुरू हो जाती है क्योंकि हमें स्पेस के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बातों बातों में तेंदो के फादर उसको बताते हैं कि वो हमेशा से एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। और तेंदो हंसना शुरू कर देता है। तेंदो कहता है कि आपने अपनी सारी जिंदगी इस गांव में फिर क्यों गुजार दी। अब उसके फादर भी उसके बालों का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग साथ में बहुत क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। रात को टोको इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देती है और कांता बाकी सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को आजाद कर देता है और उनको लेके विलेज की तरफ आना शुरू कर देता है। विलेज के अंदर सब लोग एंजॉय कर रहे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलना शुरू हो जाता है कि ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है उनके ऊपर। सब लोग घबरा जाते हैं। तेंदो, शिजुका और केंचो को भी सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और कांता लोगों की विशेष एक के बाद एक पूरी होती चली जा रही होती है। सब लोग ज़ॉम्बीज़ की वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि केंचो लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और शिजुका उनसे कहती है कि बातों का वक्त नहीं है, हम लोग को यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालना होगा। वो लोग उस फेंस को टच करते हैं तो केंचो को बहुत जबरदस्त झटका लगता है और बेट्रिक्स उनको बताती है कि शायद किसी ने वोल्टेज बढ़ा दी होगी। वो लोग खड़े हुए वहाँ पे बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक से वो लोग कांता लोगों को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और कांता से पूछने पे वो बताता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है, उन लोगों को अभी तक समझ कैसे नहीं आई। तेंदो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है तो कांता उसे कहता है कि मुझे तुम हमेशा से नापसंद थे और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिससे नफरत करता हूँ मैं उसे ज़ॉम्बी बनता हुआ देखूं और वो तुम ही हो। तेंदो उसके साथ बहुत ज्यादा बात करने की, उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर सोच लो, मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ। वो भी अपनी विश लिस्ट निकालता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गाँव वालों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। बेट्रिक्स वोल्टेज को कम करने के लिए चली जाती है, शिजुका गाँव वालों को लेने के लिए चली जाती है और केंचो अंजू के पीछे चला जाता है जो कि अपने कुत्ते के पीछे गई हुई होती है और तेंदो वहाँ पे रह जाता है। लेकिन टोको बेट्रिक्स के पीछे चली जाती है उसको रोकने के लिए। हर तरफ खौफ और डर होता है, सब लोग घबराए हुए होते हैं। तेंदो के फादर वगैरह भी घबराए हुए होते हैं और तेंदो ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहा होता है कि दूसरी तरफ अंजू टोको अपने कुत्ते को इधर उधर ढूंढ रही होती है। उसका कुत्ता एक मुर्गी को काम लगा रहा होता है। अंजू को आखिरकार उसका कुत्ता मिल जाता है लेकिन अचानक से पीछे से केंचो आता है जो कि उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है क्योंकि पीछे से एक ज़ॉम्बी गुजर रहा होता है। जो केंचो से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को तो पहले ही गवा चुकी है, अब वो अपने कुत्ते को नहीं गवा सकती। इसीलिए केंचो उसको लेकर छत पे चला जाता है और वो सोचता है कि शायद वो लोग वहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन अचानक से एक आदमी जो कि उनको गिराने के लिए ऊपर आया हुआ होता है वो उनको फोर्स करना शुरू कर देता है नीचे जाने के लिए। कि दूसरी तरफ बेट्रिक्स भी उस व्हील को रोकने के लिए जा रही होती है लेकिन अचानक से टोको आकर उसके घोड़े को धक्का मारती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाती है। बेट्रिक्स उसके साथ फाइट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है लेकिन टोको के पास चेनसॉ आता है जिसकी वजह से उसके सब हथियारों को तोड़ती चली जा रही होती है और बेट्रिक्स की हवा टाइट होती है। कि दूसरी तरफ शिजुका तोमा लोगों के पास जा गई होती है उनको बचाने के लिए लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, शायद हमारा वक्त आ गया, इसीलिए शिजुका तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। हिको जो कि हर टाइम बेड के ऊपर होते हैं, हम लोग तो उन्हें भी अपने साथ कहीं नहीं लेके जा सकते। लेकिन शिजुका को उनकी ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होती और उनको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए जो ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं वो उनको लेकर अपने पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है और वो बहुत ज्यादा घबराई होती है कि उसने क्या चवल मार दिया है। दूसरी तरफ तेंदो के फादर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़े होते हैं लेकिन अचानक से तेंदो वहाँ पे पहुंच जाता है और उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैंने भी अपने पेरेंट्स को रीपे नहीं किया उनकी हार्डवेयर के लिए, ना मैंने उनको कमा के दिया है, ना मैंने उनको अभी पोता पोतियों का मुंह दिखाया है, इसीलिए मैं अभी मर नहीं सकता और ना ही उन्हें कुछ होने दूंगा। कि अचानक से उसके डैड दरवाजा खोलते हैं, उसको अंदर धक्का देते हैं और वो कहते हैं कि दरवाजा मत खोलना और वो खुद ज़ॉम्बी से डरने के लिए निकल जाते हैं। कि दूसरी तरफ वो इंसान जो कि अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा तंग था, वो कभी भी अपने घर पे खुश नहीं रह पाता था। उसे लगता था कि शादी के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा लेकिन उसकी वाइफ जो कि बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं किया करती थी, उससे ज्यादा बात नहीं किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार बात किया करती थी उसे पैसे लेने के लिए। वो जिंदगी से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था। वो केंचो के साथ फाइट कर रहा था और केंचो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। कि दूसरी तरफ शिजुका को भी वो मोटा सा आदमी कह रहा था कि मैं तुम्हें किस करूंगा और अपनी जुबान तुम्हारे गले के अंदर तक उतार दूंगा। शिजुका कहती है कि ये तो ज़ॉम्बी बनने से भी बहुत ज्यादा गंदा है लेकिन वो आदमी से कहता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंच किस ही तो मांग रहा हूँ। वो उसे बताता है कि उसकी जिंदगी में कितना ज्यादा डिप्रेशन था, उसे जॉब के ऊपर हमेशा बातें सुननी पड़ा करती थी। एक दिन वो जब सफाई कर रहा था तो उसने अपनी सिगरेट को बिना बुझाए डस्टबिन के अंदर फेंक दिया जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के अंदर आग लगी और वो अपनी जॉब से निकाला गया। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कि हिको उठ जाते हैं और वो पूछते हैं कि शिजुका कहाँ पे है, ज़ॉम्बीज़ क्या कर रहे हैं। कि दूसरी तरफ बेट्रिक्स और टोको भी एक दूसरे के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट कर रही होती हैं और बेट्रिक्स सोच रही होती है कि इसकी चेनसॉ की वजह से ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं और टोको भी बेट्रिक्स को बताती
बताती है कि उसकी काम की जगह के ऊपर उसकी कितनी ज्यादा इंसल्ट की जाती थी। सब लोग उसे मतलबी, मीन और कुत्ती समझते थे। वो सबके साथ बहुत सेल्फिश तरीके से बात किया करती थी। उसे किसी की भी बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे सबके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। इसीलिए वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इतनी ज्यादा मतलबी बन चुकी थी। लेकिन बीट्रिक्स उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ गलत है। कि दूसरी तरफ केंचो भी उस आदमी को ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है कि सारा कसूर तुम्हारा ही है। तुमने कभी बेगम को पैसों के अलावा और इन सब चीजों के अलावा जाना ही नहीं, उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से आज तुम इस जगह पे पहुंचे हुए। और वो उसे लेके नीचे गिर जाता है। लेकिन केंचो के पास छुपने का एक रास्ता होता है और वो उठ के गन के ढेर के अंदर जाकर छुप जाता है। लेकिन उस इंसान को ज़ॉम्बीज खा जाते हैं। जब थोड़ी देर के बाद केंचो बाहर आता है तो अंजू से कहती है कि नहाए बगैर बिल्कुल भी मेरे पास मत आना। कर दूसरी तरफ को उठे हुए होते हैं और वो तमाम बड़े लोगों से कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शिजुका हमारी वजह से बाहर है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब हम लोगों ने आज तक किसी जंग को नहीं हारा तो हम लोग अब कैसे हार सकते हैं। हम लोग एक अकेली लड़की को बाहर किस तरह से छोड़ सकते हैं। वो तमाम बड़े लोगों के अंदर चिंगारी जगा देते हैं। कि दूसरी तरफ वो मोटा इंसान शिजुका के बहुत ज्यादा करीब होने वाला होता है कि अचानक से उसके हाथ के ऊपर फायर कर दी जाती है। और ये और किसी ने नहीं बल्कि हिको ने की हुई होती है। वो मोटा इंसान दोबारा से शिजुका के पास आने की जब कोशिश करता है तो तमाम बड़े लोग आ जाते हैं और वो उस मोटे को कूटना शुरू कर देते हैं और उसकी हालत टाइट कर देते हैं। शिजुका उस मोटे इंसान को कहती है कि तुम इतने ज्यादा मतलबी हो गए थे तो तुम्हें किसी की तकलीफ, किसी की परेशानी नजर ही नहीं आएगी, इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। और वो तमाम बड़े लोगों का भी शुक्रिया करती है कि वो सब लोग वहां पर आए। कि दूसरी तरफ बीट्रिक्स टोको के साथ फाइट कर रही होती है और वो उसे भी यही कहती है कि तुमने कभी दुनिया को देखने का नजरिया बदला ही नहीं, तुमने हमेशा सबको गलत जाना। अगर तुमने अपनी गलती को जानने की कोशिश की होती तो शायद तुम आज इस जगह पे ना होती। कि बीट्रिक्स उस व्हील के ऊपर चढ़ जाती है और ज़ॉम्बीज उस व्हील को तोड़ देते हैं और वोल्टेज का सोर्स भी खत्म हो जाता है। टोको बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है कि बीट्रिक्स उसके पास से व्हील को लेकर गुजर जाती है और टोको के ऊपर अब ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। कि दूसरी तरफ तेंदो के फादर भी ज़ॉम्बीज के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तेंदो बहुत ज्यादा परेशान होता है अपने फादर को लेकर कि अचानक से उसके सामने सिर्फ 3 ज़ॉम्बीज रह जाते हैं। उसके फादर जमीन पे गिर जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है। तेंदो सोच ही रहा होता है कि वो अपने फादर को किस तरह से बचाए। कि अचानक से वहां पे कांता आ जाता है और वो उसके फादर को बचा लेता है। तेंदो सोचता है कि आखिर वो मेरे फादर को क्यों बचा रहा है। तो कांता कहता है कि मैं इस मजबूत इंसान को इतनी जल्दी से नहीं मरने दूंगा। तेंदो वैसे तो तुम बहुत मजबूत हो लेकिन अब तुम्हें अपने फादर को बचाने के लिए बाहर निकलना होगा और ज़ॉम्बी बनना होगा। और तेंदो के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता बाहर निकलने के अलावा। तब कांता अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके स्कूल्स चेंज होते रहते हैं। वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, खामोश और किसी से भी बोलने चालने वाला नहीं रहता। लेकिन जब कांता तेंदो से मिलता है तो उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि तेंदो एक बहुत खुश इंसान होता है। वो हर चीज को एंजॉय करता है, वो अपनी बुरी आदतों को भी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन कांता ऐसा नहीं कर पा रहा होता। इसीलिए अब वो उसे आवाज देता है और वो उसे कहता है कि फटाफट से बाहर आओ और ज़ॉम्बी बन जाओ। तेंदो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बाहर आने वाला होता है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तेंदो बाहर मत आना, कर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ को और इस विलेज को खतरे में डालो, इसलिए तुम्हें अंदर ही रहना होगा। लेकिन तेंदो को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। तेंदो के फादर उसे बताते हैं कि उनको एक बीमारी है और उसकी मदर भी उसको बताती है कि उनकी बॉडी के पर कुछ ग्रोथ्स हो रही हैं जिनका इलाज कोई नहीं है, इसीलिए वो आज नहीं तो कल वैसे भी मर ही जाएंगे। तेंदो और भी ज्यादा नाउम्मीद और मायूस हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अभी इस चीज का इलाज ढूंढा जा सकता है, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तेंदो खड़ा हुआ रो रहा होता है और वो सारी बातों के बारे में सोच रहा था जो टाइम उसने फादर के साथ स्पेंड किया होता है और बाकी सारे भी उसकी पास्ट की यादें। कि अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और ज़ॉम्बीज उस घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो अंदर चले जाते हैं और अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और थोड़ी देर के बाद तेंदो बाहर निकलता है और वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसको देख के कांता को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। कि अचानक से तेंदो कांता को पकड़ के नीचे गिरा देता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता क्योंकि हकीकत के अंदर जब उसके बाहर आने की बात होती है तो वो सबसे मदद मांगता है और उसका मेकअप कर दिया जाता है और उसे ज़ॉम्बीज की तरह बना दिया जाता है। लेकिन जब ज़ॉम्बीज अंदर आते हैं तो लड़कियां उस ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती हैं और तेंदो ने भी सब प्लान को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से कर लिया होता है। कांता को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था तेंदो को सही से देखकर। लेकिन तेंदो उसके पास आता है, वो उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे थे। वो भी उससे इतना पूछ ही रहा होता है। कांता को कुछ याद आ ही रहा होता है कि अचानक से उसको एक ज़ॉम्बी काट देता है। कांता बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो जाता है। ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा वहां पे आ रहे होते हैं। तेंदो को वहां से जाने का कहा जा रहा होता है लेकिन तेंदो फिर भी उससे यही सवाल पूछता है कि आखिर वो हकीकत में क्या करना चाह रहा था, उसका दिल क्या चाह रहा था करने के लिए। कांता आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपने ज़हन के ऊपर जोर डालता है और वो सोचता है और वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पूल पे जाके एंजॉय करना चाहता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका होता है लेकिन तेंदो उसको गले से लगा लेता है और वो उससे कहता है कि अगर मैं कभी ज़ॉम्बी बना तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा और हम लोग पूल पे जाके एंजॉय करेंगे। और कांता भी रोना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं। कांता तेंदो को धक्का देता है और दौड़ना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे होते हैं और कांता को बहुत अच्छा लग रहा होता है। आखिरकार वो एक दरिया के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पे जाके वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दरिया के अंदर डुबकी लगा देता है। अब तेंदो लोग उस विलेज को छोड़ने के लिए
फैंस के पास खड़े हुए होते हैं कि बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता करके उनके पास आना शुरू कर देते हैं। सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फैंस को तोड़ने का उनके पास अभी तक कोई तरीका नहीं होता कि अचानक से पीछे से बेट्रिक्स आती है जो कि व्हील के ऊपर घूम रही होती है। वो कहती है कि रास्ता दो, मैं व्हील के साथ इस फैंस को तोड़ दूंगी, और वह वैसा ही करती है। अब सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं कि जैसे ही वो लोग माउंटेन की एंड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे ब्रिज नहीं होता जो उन लोगों ने आते हुए क्रॉस किया होता है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक से मासारू वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि जब तुम लोगों को मुसीबत होगी तो मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। तो वो बताते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे ब्रिज नहीं देखा, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए एक फ्रेशली ब्रिज बना दिया है। अब टेंदो और कैंचो उस ब्रिज को पकड़ के खड़े होते हैं और सब लोग वहाँ से गुजरना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, टेंदो और कैंचो के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो लोग अपनी पसंदीदा छलांग लगा देते हैं। लेकिन अचानक से उन लोगों को इतनी जबरदस्त चोटें लगती हैं कि उन लोगों के मुंह लाल हो जाते हैं। अब आखिरकार वो लोग ऊपर चढ़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। टेंदो कैंचो को भी बताता है कि आखिर कांता की आखिर ख्वाहिश क्या थी। अब वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तो टेंदो को उसके फादर ऊपर बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पे गर्व है बेटा। अब सब लोग गांव में वापस आ जाते हैं और गांव के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं जो कि तोड़फोड़ हुई होती है। तो मैं शिजुका का भी थैंक यू करती है कि दूसरी तरफ अंजू कैंचो के साथ होती है जो कि उसके साथ काम करवा रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे बताती है कि एक इंसान जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है उससे मेरे चेहरे के ऊपर हंसी भी ली और मुझे ये भी बता दिया कि रोते रहने से कभी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। कि टेंदो अपने फादर के पास बैठा हुआ था, उसकी मदर आती है और वो उनके साथ बातें करना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है अपने फादर की डेथ को लेकर कि उसकी मदर उसको बताती है कि उसके फादर को हेमोराइड्स यानी पाइल्स है। जब टेंदो के बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अब टेंदो फैसला करता है कि वो दुनिया को बचाएगा और वो यहाँ से चला जाएगा उस वायरस का एंटीडोट ढूंढने के लिए जिसकी वजह से सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। बाकी सब लोग भी वहीं पे होते हैं। टेंदो के फादर को भी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि हाँ जाओ बेटा जाओ, मेरा नाम रोशन करके आना। अब वो सब लोग बैठ जाते हैं और अपनी विशेष लिखना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं और उनको देख के टेंदो के पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन वो सब लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सब लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से सी ऑफ करते हैं और रास्ते के अंदर वो लोग हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए चलना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।